योगी का एक ऐसा अधिकारी जिसके सामने खौफ भी खौफ खा जाए, अपराधियों की हालत पतली हो जाए। इस शख्स को कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहता है तो कोई सिंघम कहता है, कोई कहता है कि इस अधिकारी का कोई सानी नहीं है, क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश के किसी राज्य के हालात बेकाबू होते हैं तो सूबे के मुखिया इसी नाम को याद करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि हम किस की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे यूपी के सुपर कॉप अजय पाल शर्मा की, जो कभी एक डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन जोश और जुनून देखिए आज अपराधियों के सीने में पीतल ठोकने का काम कर रहे हैं। आज आपको इन्हीं के कई किस्सों से रूबरू कराएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। अजय पाल शर्मा, जब ये नाम सुना जाता है तो कई किस्से जहन में आते हैं। उनमें कानपुर के हालात बिगड़ने के बाद तुरंत कानपुर में जाकर हालातों पर काबू पाना हो, शामली से पलायन को रोकना हो, या फिर दर्जनों अपराधियों के सीने में पीतल ठोकना हो। आज आपको उनसे जुड़े कई किस्से सुनाएंगे, लेकिन पहले खुद उन्हीं के मुंह से सुनिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पर वो क्या कहते हैं। मेरा नाम जो ओरिजिनल है अजय पाल शर्मा, वही मुझे पसंद भी वही है और सभी करीबी उसी नाम से बुलाते हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक ऐसी टर्म है जो मेरे ख्याल से बिकॉज आई बिलोंग टू मेडिकल प्रोफेशन बेसिकली, तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कोई अच्छी टर्म मैं नहीं मानता अपने लिए, क्योंकि हर किसी की तरह मुझे अपना ही नाम अच्छा भी लगता है सुनने में भी। और बाकी जो एनकाउंटर वगैरह है ये सिर्फ चांस की बात होती है। इतना ज़रूर है कि उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत और जज्बा चाहिए काम करने के लिए, तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अपराध से सामना करने में इन्हें न रात का काला अंधेरा डराता है और न ही अपराधी की बंदूक से निकली गोली। ऐसी एक घटना घटी रामपुर में, जहां एक बच्ची को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था। अजय पाल शर्मा और वो दरिंदा सामने थे। बचने की वो दरिंदा कोशिश कर रहा था, लेकिन बंदूक से 3 गोलियां निकली और सीधे जाकर दरिंदे में जा धसी। ये सब हुआ अजय पाल शर्मा की देखरेख में। जब इस दरिंदे ने इस घटना को अंजाम दिया था, तब उसे नहीं पता था कि उसके सामने एक ऐसा अफसर होगा जो गलत को कतई बर्दाश्त नहीं करता। इस घटना ने अजय पाल को लोगों के दिलों के करीब ला दिया था। इस घटना ने लोगों के दिलों पर वो अमिट छाप छोड़ने का काम किया था, जिसे लोग याद करके खुशी से भर उठते हैं, क्योंकि अजय पाल शर्मा ने आज जनमानस के दिल के उस तार को छेड़ा था जिससे वो घबराते थे। लोगों के दिलो दिमाग में सुरक्षा की भावना को जिंदा किया था, लोगों में यकीन भरने का काम किया था कि उनकी सुरक्षा को किसी भी कीमत पर सुनिश्चित किया जाएगा। अजय पाल शर्मा जहां भी गए वहां उन्होंने अपराध और पर लगाम लगाई और अपराधी को उसके सही अंजाम तक पहुंचाया। अजय पाल शर्मा जैसे ही ऑफिसर हैं जो सीएम योगी सीना ठोक कर जनता की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। अब आप सुनिए अजय पाल शर्मा के जीवन का वो किस्सा जो बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे। डेंटिस्ट की नौकरी छोड़ बने आईपीएस। कुछ कर गुजरने की चाहत अगर हो तो कामयाबी आपके पीछे झक मार कर आती है। उस कहावत को एक बार फिर से अजय पाल शर्मा ने जीवंत करने का काम किया है। पुलिस की नौकरी के लिए पेंशन और देशभक्ति की भावना ने उन्हें डॉक्टर की सफल नौकरी को छोड़कर आईपीएस की तरफ खींच लिया। लुधियाना के रहने वाले डॉक्टर अजय पाल शर्मा साल 2011 में बन गए यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर। बस ये शुरुआत थी उनके सितारे के चमकने की, वो कर गुजरने की जिसकी चाहत उन्होंने की थी। सबसे पहले पोस्टिंग सहारनपुर में हुई, फिर मथुरा, नोएडा, जौनपुर, कई जिलों में वो एसपी और एसएसपी के पद पर तैनात रहे। देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन में था तो आई वांटेड टू बी अ सर्जन, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो उसी दौरान कुछ ऐसी एंड स्टेज में कुछ ऐसे वाक़या हुए, कुछ घटनाएं हुई जिससे कि लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। और सिविल सर्विसेज एक अलग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपके डिसीजंस जो हैं कई ज़िंदगियों पे ज़्यादा असर डालते हैं।
तो वही एक सोच थी जिसके कारण से सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था और बाय गॉड ग्रेस वो क्लियर भी हुआ, तो उसके बाद में फिर सर्विस में आने का मौका मिला। अब आप सुनिए वो किस्सा जिसने उन्हें एक समुदाय का विलेन बना दिया था, लेकिन आदेश योगी का था तो पूरा करना था। सीएम योगी का आदेश था कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन नोएडा में पढ़ी जा रही थी और उस वक्त अजय पाल शर्मा भी नोएडा में ही पोस्टेड थे। नोएडा के पार्क में नमाज बैन करवा दी। साल 2018 में वो नोएडा के एसएसपी के पद पर तैनात थे। इस दौरान एक घटना ने उन्हें काफी फेमस करने का काम किया। दरअसल नोएडा सेक्टर 58 में पब्लिक पार्क में कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनको पार्क में बैठने में परेशानी होती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जुमे की नमाज अता करने यहाँ आते हैं। इस शिकायत के बाद पुलिस ने पब्लिक पार्क में नमाज अता करने पर रोक लगा दी। इस घटना पर काफी विवाद हुआ था। अजय पाल शर्मा का कहना था कि पब्लिक प्लेस में किसी भी तरह के धार्मिक काम की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक वर्ग ने इसका काफी विरोध किया था और काफी दिनों तक नोएडा तत्कालीन एसएसपी अजय पाल शर्मा चर्चाओं में बने रहे थे। अजय पाल शर्मा को विरोध का सामना तो करना पड़ा था, लेकिन वो सही पर अडिग और अटल रहे थे। 58 सेक्टर में जो अथॉरिटी का पार्क है, जिसके संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पर धार्मिक फेयर्स के लिए परमिशन मांगी गई थी, जिसकी परमिशन सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अभी तक नहीं दी गई थी। उसके बावजूद काफ़ी भारी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, जिसके बारे में उनको अवगत करवाया गया कि किसी प्रकार की परमिशन अभी तक नहीं हुई है और यही सूचना संबंधित कंपनियों को दी गई थी। यह सूचना किसी धर्म विशेष के लिए ना हो करके सभी व्यक्तियों के लिए है। योगी की ताकत है अजय पाल शर्मा। अजय पाल शर्मा को योगी आदित्यनाथ का सबसे भरोसेमंद कॉप माना जाता है, क्योंकि उन्हें आज तक जो भी काम सौंपा गया वो उन्होंने पूरी ईमानदारी से और निडर होकर निभाया, पूरा किया उस काम को। अक्सर हिंसा के माहौल को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अजय पाल शर्मा पर भरोसा जताते आए हैं। कानपुर हिंसा के दौरान भी अजय पाल शर्मा को वहां भेजा गया था ताकि लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चलता रहे। अजय पाल शर्मा की छवि हमेशा एक तेज तर्रार ऑफिसर की रही है। राज्य के टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में वो शुमार होते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अक्सर वो आवाज बुलंद करते नजर आते हैं। जनता के भ्रष्टाचार पर ही नहीं, उन्होंने अपने ही विभाग के 63 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस भी दर्ज करवाया था। ये कुछ चुनिंदा बातें हैं जो अजय पाल शर्मा को खास बनाती हैं। देखिए, काम जब करते हैं तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर किसी को अपने काम के एक्नॉलेजमेंट पसंद आती है। जब काम रिकॉग्नाइज होता है, क्योंकि हमेशा उसके पीछे एक सोच होती है, किसी भी काम के पीछे एक गुडविल की सोच होती है, एक पब्लिक वेलफेयर की सोच होती है। और जब उस नीयत से काम किया जाता है और उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, कोई भी व्यक्ति उसको रिकॉग्नाइज़ करे तो अच्छा लगता है, और अपने सीनियर्स करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। टॉपर रहे हैं अजय पाल शर्मा। अगर आईपीएस बनने से पहले के उनके जीवन की बात की जाए तो पंजाब के रहने वाले अजय पाल शर्मा शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे। 10वीं में उन्होंने स्टेट को टॉप किया था। हिंदी, इंग्लिश और गणित में उन्हें 100 नंबर मिले थे। 12वीं के बाद उन्होंने डेंटिस्ट का कोर्स किया और डॉक्टर बन गए। उनके भाई भी उनके साथ डॉक्टर बने, लेकिन दोनों भाइयों की उड़ान तो कुछ और थी। डॉक्टर बनने के बाद अजय पाल शर्मा और उनके भाई दोनों ने सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया। अजय पाल आईपीएस ऑफिसर बन गए, जबकि उनके भाई आईएएस ऑफिसर बने। थानों में लागू किया ग्रेडिंग सिस्टम। अक्सर लोग पुलिस से डरते हैं, बात करने में हिचकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सभी नहीं, लेकिन कुछ पुलिस वाले वर्दी का रौब झाड़ने में आगे रहते हैं, जिसे खत्म करने के लिए अजय पाल शर्मा ने एक ऐसी अनूठी पहल शुरू की जो उनसे पहले किसी और ने नहीं की थी। आपने एक हाल में एक व्यवस्था लागू की है, थानों में ग्रेडिंग सिस्टम की ये व्यवस्था क्या है, ज़रा हमारे दर्शकों को ये आप बताएंगे कैसे ये काम करता है? देखिए, ग्रेडिंग सिस्टम जैसा कि हर किसी के बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं और 3 महीने बाद जब या क्वार्टरली जब एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद में बच्चे का रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स के साथ में शेयर किया जाता है। उसमें पेरेंट्स को शेयर किया जाता है कि बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं, किस सब्जेक्ट में मजबूत है, किस में कमज़ोर है, कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, क्या टॉपर्स में आता है कि नहीं आता है। और जो एक थाना पुलिस की एक ऐसी यूनिट है
जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, और उसमें मेरिट के बिना किसी और फैक्टर का रोल नहीं प्ले होना चाहिए। इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने का सिर्फ एक ही पीछे उसकी मंशा है, वो है उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाना, और जो भी व्यक्ति इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे है वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, और अगर उस जिम्मेदारी को वो निभा पा रहे हैं तो ही वो उस पद की गरिमा को बढ़ाएं, अदरवाइज़ उनके लिए बाहर का रास्ता तैयार है। तो कैसे ये काम कैसे करता है, थानों पर लागू कैसे होता है? देखिए, पुलिस में कई ऐसे कार्य हैं, इसमें प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, क्राइम रोकने के लिए वो क्या कर रहा है, पब्लिक से कैसा व्यवहार कर रहा है, अगर कोई अपराध हुआ है तो उसको वर्कआउट कितनी तत्परता से कर रहा है, क्या जिस एरिया की जिम्मेदारी दी गई है उस क्षेत्र में रहने वाले लोग उनसे सेटिस्फाई हैं, उनके व्यवहार से, उनकी वर्किंग से सेटिस्फाई हैं, जितनी भी एजेंसीज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ में उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर पे इम्पैक्ट उनका किस तरह का है मौके पर, इस तरह के तमाम ऐसे, क्योंकि जो पुलिसिंग, मेरा जो मानना ये है, पुलिसिंग ना सिर्फ एक प्रोफेशन है बल्कि पुलिसिंग एक लाइफस्टाइल है, और इस लाइफस्टाइल में अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, एक सौम्यता का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ों के लिए जो कोशिश की गई है इसको ग्रेडिंग सिस्टम की, और फ़िलहाल इनके जो रिज़ल्ट्स हैं उसको एनालाइज़ किया जाएगा। फ़िलहाल अभी तक जो रिस्पांस मिला है वो काफ़ी वर्किंग में एक तत्परता भी आई है, और जो एक्शंस हैं वो देखने को मिले हैं। इनके काम करने का अंदाज भी इतना बेबाक है कि ये किसी भी तरह के प्रेशर को नहीं मानते, वो काम का प्रेशर हो या फिर पॉलिटिकल। देखिए, प्रेशर एक इंसान के ऊपर, चाहे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो हो, प्रेशर किसी व्यक्ति पे उतना आता है जितना वो लेना चाहता है। लेकिन आप पुलिस वालों से तुलना नहीं कर सकते। नहीं, हर डिपार्टमेंट में, हर पोस्ट पे प्रेशर उतना ही आता है जितना आप लेना चाहते हैं। अगर आप प्रेशर नहीं लेना चाहते तो आपके ऊपर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं डाल सकता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि प्रेशर डालने की कोशिश की गई, आपने नहीं लिया? देखिए, हर व्यक्ति को कोशिश करता है कि उसकी बात जो है उसकी मानी जाए, उसकी बात सुनी जाए, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम मेरिट पे, फैक्ट्स पे आधार पे चीज़ों को करें, और अब तक जो चाहा है जस्टिफाई, हर एक्शन जो है जस्टिफाइड एक्शन ही करता, कामयाबी मिली। अक्सर विपक्ष के लोग कह देते हैं कि एनकाउंटर फर्जी होते हैं या फिर अलग अलग तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो लोग मौके पर नहीं होते, उनके सामने ये सिचुएशन नहीं होती कि या तो आप सामने वाले की गोली का शिकार बनेंगे या वो आपका शिकार बनेगा। इस पर अजयपाल शर्मा का क्या कहना है वो भी सुनिए। जो एनकाउंटर्स हैं ये बहुत ही टफ सिचुएशन होती है मौके पर। अगर मैं 2 जनवरी की बात करूं तो हमने भी अपना साथी इसी तरह की मुठभेड़ में खोया है, और दूसरा साथी हम खोते खोते बचे हैं। जब किसी व्यक्ति के 3 गोलियां लगी हों और वो बिस्तर पे पड़ा हो और ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा होता है, फिर भी अगर कोई उस पर सवाल उठाने का चाहे तो फिर ये तो उसकी सोच जो है। नहीं, हम जर्नलिस्ट हैं और हम हर दिन खबरें पढ़ते हैं पुलिस वालों की, और हमने कई खबरें पढ़ी हैं कि पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए आपका क्या जवाब है? उनके लिए मेरा यही कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने 7 हत्याएं कर रखी हैं या 12 हत्याएं कर रखी हैं, तो क्या उन लोगों ने पहले उनके मानवाधिकार के बारे में बात करी थी जिनकी हत्या की गई थी? क्या उन 7 लोगों के मानवाधिकार की बात करी थी? क्या उन 12 लोगों के मानवाधिकार की बात करी थी? अगर उन्होंने तब उनके मानवाधिकार की बात करी है तब तो आज की डेट में वो हक रखते हैं किसी और की बात करने का। अगर उन्होंने पहले उनके वो संवेदनाएं नहीं जाग पाई तो आज अचानक से क्यों जाग रहे हैं? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जस्टिफाई होनी चाहिए, और मानवता हर किसी के अंदर होनी चाहिए, सिर्फ एक पक्षीय सोच नहीं रखनी चाहिए। और अगर कोई पुलिस कर्मचारी की गोली से कोई बदमाश मारा गया है तो उसके पीछे कारण भी देखने चाहिए, उस फैमिली की कंडीशन को भी देखना चाहिए जिसके घर वालों का ब्रूटली मर्डर किसी के द्वारा किया गया। मैं शामली की बात करूँ, 2 भाई मारे जाते हैं दिन दिहाड़े, शाम को रंगदारी मांगी जाती है, सुबह तक नहीं दी जाती तो दोपहर को हत्या कर दी जाती है दिन दिहाड़े सड़क पर। तो बाकी जो आसपास के लोग हैं वो क्या करेंगे? पलायन नहीं करेंगे और करेंगे क्या? तो इसलिए ऐसे जो बदमाश हैं जो 3-3 पुलिस वालों की हत्या कर चुके हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि आप जब वहाँ पर जाएंगे वो बड़ी शांति से आपके सामने सरेंडर कर देंगे? ये सिर्फ कहने सुनने की बातें होती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं कि आपने कहा हाथ ऊपर खड़े करने के लिए और उसने हाथ खड़े कर दिए। वहाँ जब मौके पे
दबिश दी जाती है तो किस पता नहीं लगता किस जगह से कहाँ से फायरिंग हो रही है। कैराना के पलायन को तो शायद आप नहीं भूले होंगे, लेकिन कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि कैराना में पलायन जैसा कुछ नहीं हुआ और ना ही वहां के मुस्लिमों ने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, उनके साथ गलत काम किए, वो वहां भाईचारे के साथ रहते हैं। उस झूठ को भी अजय पाल शर्मा ने उधेड़ कर रख दिया। बहुत ही सेंसिटिव इशू चल रहा था 2016 में, तब पलायन की NHRC की रिपोर्ट भी थी, कुछ अन्य कमेटियां बनी थी जिनकी रिपोर्ट भी दी गई थी। और जैसे जो मैंने वाकया भी बताया है कि 2 व्यापारी भाई थे, हाँ। उनसे रंगदारी मांगी जाती है, वो नहीं दे पाते हैं, 24 घंटे के अंदर दोनों की हत्या कर दी जाती है दिन दिहाड़े सड़क पर तमाम पब्लिक के सामने। उससे एक मैसेज चला जाता है टेरर का, और ऐसा टेरर उसके बाद फैलता गया। फिर पुलिस वालों की हत्या, जिस पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश करी उस पुलिस वाले की हत्या कर दी गई। इस तरह से तमाम ऐसे वाकया हुए जिससे कि जो भी वहाँ पे व्यापारी थे उनका मनोबल डाउन हुआ। और क्योंकि अगर किसी को अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिलाना है, उनका पालन पोषण करना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कहीं ना कहीं तो कोई व्यापार करेगा। अगर यहाँ नहीं कर पा रहे तो किसी और जगह पे करेगा। इसी तरह से वो कैराना में जब व्यापारियों के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने वहाँ से छोड़ करके फिर किसी अन्य राज्यों में या किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में जा कर के व्यापार किया। तो ऐसी कंडीशन थी, जब गए थे तो वहाँ पे पब्लिक के अंदर एक ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी पुलिस की उतनी अच्छी नहीं थी, एक ट्रस्ट पुलिस के प्रति नहीं था, लेकिन उसी को डेवलप किया गया। पब्लिक के साथ में एक रिलेशन, एक बॉन्ड एस्टेब्लिश किया गया, पब्लिक के अंदर विश्वास पैदा किया गया। आप सूचना देंगे तो कार्रवाई होगी, एक उनको एश्योरेंस दी गई। और ऐसा एश्योरेंस के बाद में उनको देखने को मिला, जब देखने को ऐसा मिला तो एक विश्वास जगा और वो जो गैप था कम्युनिकेशन का, वो गैप भरता गया। उसके बाद उसी पब्लिक ने हमें सूचना दी, उसी पब्लिक की सूचना के आधार पर कार्रवाइयाँ हुई। और उसके बाद ऐसा मौका आया कि लोग ये कहने लगे कि कैराना के अंदर आते हैं तो हमें बहुत सुरक्षित लगता है। अजय पाल शर्मा लगातार काम कर रहे हैं पुलिस की उस छवि को बदलने में। जिस छवि से लोग डरते थे, वो रोज सैकड़ों लोगों से मुलाकात करते हैं इस छवि को बदलने के लिए। आप हर दिन तकरीबन 150 से 200 लोगों से मिलते हैं, क्या ये सच बात है? बिल्कुल, इतना तो मुलाकात होती ही होती है मिनिमम। ये पब्लिक में विश्वास बढ़ाने के लिए, हाँ, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद? नहीं, इसका यही मकसद है कि व्यक्ति को लगे कि उनकी अगर समस्या है तो वो सुनवाई हो रही है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। इससे हमें पता लगता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, पब्लिक में उसकी छवि क्या है। तो ये कारण है कि जिस कारण से पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बदलाव प्रदेश में देखे हैं, कानून व्यवस्था की जो बहानगी देखी है, उसका जितना श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है, उतना ही श्रेय जाता है अजय पाल शर्मा जैसे निडर अफसरों को, क्योंकि इन्हीं की बदौलत यूपी की जनता खुलकर सांस ले पाती है। अपराधियों के खौफ को इनके भीतर से निकाला जा सका है। उत्तर प्रदेश को ऐसे जाबाज अफसरों की जरूरत है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।